हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। मैं शिवानी आज आपको फर्स्ट यूनिट का फोर्थ पार्ट कराने वाली हूँ। तो ये फोर्थ पार्ट है हमारा इंफॉर्मेशन साइंस रोल विद अदर सब्जेक्ट्स। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो टर्म थी ये पहली बार कॉइन की गई थी 1955 में। इंफॉर्मेशन साइंस समटाइम्स रिफर करता है टू एज इंफॉर्मेशन स्टडीज, यानी कि जो इंफॉर्मेशन साइंस है वो कई बार रिफर करता है इंफॉर्मेशन स्टडीज को इज अ ब्रांच ऑफ अकेडमिया, यानी कि किसी एकेडमिक कोई एक तरीके की एकेडमिक ब्रांच को दैट फोकसेस ऑन इंफॉर्मेशन एनालिसिस, और ये फोकस करता है इंफॉर्मेशन एनालिसिस पे, गैदरिंग पर, कैटेगराइजेशन, मैनिपुलेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, मूवमेंट, distribution, use, interpretation and protection। एक सेकेंड। तो चलिए देखते हैं। जो इंफॉर्मेशन साइंस है कई बार ये रिफर करता है इंफॉर्मेशन स्टडीज के रूप में। ये एक ब्रांच है, जैसे कोई एकेडमिक ब्रांच होती है उसी तरीके से, और ये फोकस करता है इंफॉर्मेशन के एनालिसिस पे, उसको कैसे गैदर किया जाए, किस तरीके से उसको कैटेगराइज करके अलग, जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल यहाँ पर लाइब्रेरी का ले सकते हैं। जैसे कि हमने इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल में पढ़ा था कि जब कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आपने गैदर किया। सबसे पहले आप एनालाइज करेंगे उसको कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको गैदर करेंगे, यानी कि एकत्रित करेंगे, कैटेगराइज करेंगे किस कैटेगरी में उस इंफॉर्मेशन को रखा जाए। देन आप उसको मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि किस तरीके से आप अरेंज करें ताकि सही व्यक्ति तक वो पहुंचाई जा सके, उसको अरेंज करना। उसके बाद उसको स्टोर करेंगे आप, फिर रिट्रीवल यानी कि पुनः प्राप्ति करेंगे ताकि उसका उपयोग आगे किया जा सके। देन मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, इंटरप्रिटेशन एंड प्रोटेक्शन। चलिए आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन साइंस इज द फील्ड दैट स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन साइंस एक ऐसी फील्ड है जो स्टडी करती है कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर ऑफ इंफॉर्मेशन को, द फैक्टर्स दैट कंट्रोल इट्स फ्लो, और ऐसे फैक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं उसके फ्लो पे, एंड द मेथड्स आर फॉर प्रोसेसिंग, और जो उसके मेथड है प्रोसेसिंग के, इट टू मेक इट एज एक्सेसिबल, और उसको एक्सेसिबल बनाते हैं किस तरीके से उनको एक्सेस किया जाए, वहां तक उसकी पहुंच बनाई जा सके यूजर की, एंड यूजेबल एज पॉसिबल, और उसको ऐसा उपयोगकारी बनाते हैं कि वो यूज करने योग्य हो। तो ये शब्द पहली बार इंफॉर्मेशन साइंस 1955 यानी कि 1955 में लिया गया था प्रयोग में। सूचना विज्ञान, जिसे कभी कभी सूचना अध्ययन के रूप में जाना जाता है, शिक्षा जगत की एक शाखा है जो सूचना विश्लेषण, संग्रहण, वर्गीकरण, हेरफेर, भंडारण, पुनः प्राप्ति, आंदोलन, वितरण, उपयोग, व्याख्या और सुरक्षा पर केंद्रित है। सूचना विज्ञान वह क्षेत्र है जो सूचना की विशेषताओं और व्यवहार, इसके प्रवाह को नियंत्रित करने वाले कारकों और इसे यथासंभव सुलभ और उपयोग योग्य बनाने के लिए इसे संसाधित करने के तरीकों का अध्ययन करता है। इसी के साथ में कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। जैसे पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक स्टडी है जो एनालाइज करता है सोर्सेस, डेवलपमेंट, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, डिसेमिनेशन, evaluation, use and management of information in all its forms including the channels। channels में हमारे formal and informal channels हो सकते हैं, and technology used in its communication, और जो टेक्नोलॉजी उसकी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल की जा रही है उसे भी हम इसमें ले सकते हैं। कुछ अदर डेफिनेशन है जैसे कि पीएच विलियम, एक है हमारे पीएच विलियम, बोथ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इन्होंने बोला कि जो दोनों लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस है आर स्विफ्टली डेवलपिंग सब्जेक्ट्स, यानी कि वो बहुत तेजी से सब्जेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। सो द रिलेशन बिटवीन देम इज इन अ कांस्टेंट स्टेज ऑफ चेंज, ताकि बराबर के तरीके से ही उनके रिलेशन में यानी बदलाव आता रहे। अकॉर्डिंग टू जे.एस. शेरा ने कहा है कि लाइब्रेरियनशिप इज द जेनरिक टर्म। उन्होंने कहा है कि जो लाइब्रेरियनशिप है वो एक जेनरिक टर्म है, एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज एन एरिया ऑफ रिसर्च विच ड्रॉज इट्स सब्सटेंस,
यानी कि जे शेयर ने बताया जो लाइब्रेरियनशिप है वो क्या है, जेनरिक टर्म है एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, इज एन एरिया ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के एरिया में, विच ड्रॉज इट्स सब्सटेंस, यानी कि जो उसके सब्सटेंस को ड्रॉ करता है, methods and techniques from a variety of disciplines to achieve and understand the properties, behavior and flow of information. Information science contribute करता है to the theoretical and intellectual base for the library's operation पे। हिंदी में देखते हैं इसको। लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के ऑनलाइन शब्दकोश के अनुसार सूचना विज्ञान इसके संचार में प्रयुक्त चैनलों, औपचारिक और अनौपचारिक और प्रौद्योगिकी सहित सभी रूपों में सूचना के स्रोतों, विकास, संग्रह, संगठन, प्रसार, मूल्यांकन, उपयोग और प्रबंधन की व्यवस्थित अध्ययन और विश्लेषण है। अन्य परिभाषा देखें हम पीएच विलियम के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान और सूचना विज्ञान दोनों तेजी से विकासशील विषय हैं, यानी कि दोनों ही तेजी से विकास कर रहे हैं और इसीलिए उनके बीच का संबंध निरंतर परिवर्तन के चरण पे, यानी कि जो उनके बीच का संबंध है उसमें लगातार एक बदलाव या चेंज आता जा रहा है। जे सेरा के अनुसार लाइब्रेरियनशिप एक सामान्य शब्द है, तो उन्होंने बताया कि जो लाइब्रेरियनशिप है वो क्या है, एक सामान्य शब्द है और सूचना विज्ञान अनुसंधान का एक क्षेत्र है जो सूचना के गुणों, व्यवहार और प्रवाह को प्राप्त करने और समझने के लिए विभिन्न विषयों में से अपने पदार्थ, विधि और तकनीकों को आकर्षित करता है। सूचना विज्ञान इसमें योगदान देता है पुस्तकालय अध्यक्षों के संचालन के लिए सैद्धांतिक और बौद्धिक आधार है। लिंकेज ऑफ LIS विद अदर डिसिप्लिन, यानी कि जो लाइब्रेरी साइंस, LIS का मतलब है यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद अदर डिसिप्लिन। तो क्या संबंध है या क्या लिंकेज है, क्या जुड़ाव है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है with a new paradigmatic science focused on theoretical foundation, purpose, methods and approach. ये ड्रॉ करता है बेनिफिट्स फॉर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एजुकेशन, लिंग्विस्टिक, लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी। कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स आर डिस्कस्ड अल्फाबेटिकली। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग डिसिप्लिन्स का वो डिस्कस कर वेरियस डिसिप्लिन्स डिस्कस्ड अल्फाबेटिकली, यानी कि उनको अल्फाबेटिकली डिस्कस किया जाता है। जैसे कि हम किसी चीज को अरेंज करते हैं A, B, C, D, E, F, इस तरीके से इनको अल्फाबेटिकल अरेंज किया जाता है। हिंदी में देखते हैं पुस्तकालय और सूचना विज्ञान एक अंतः विषय क्षेत्र है जिसमें सैद्धांतिक नींव, उद्देश्य, विधियों और दृष्टिकोणों पर केंद्रित एक नया प्रतिमान विज्ञान है। यह रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, शिक्षा, भाषा विज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित, भौतिकी और मनोविज्ञान जैसे पारंपरिक विषयों से लाभ प्राप्त करता है। विभिन्न विषयों के योगदान पर वर्णानुक्रम में चर्चा की गई है। हम कुछ सब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें हमें जो भी हम विषय पढ़ रहे हैं अभी, तो इसमें हमें बताना है कि इंफॉर्मेशन साइंस का रोल क्या है अदर सब्जेक्ट के साथ में। तो पहला सब्जेक्ट हमारा है केमिस्ट्री। तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री पे बात करेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं हम रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर को फोकस करते हैं ऑन द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस। एंटोइन लेवोसियर इज कंसीडर्ड द फाउंडर। तो जो एंटोइन लेवोसियर हैं उनको कंसीडर किया जाता है फाउंडर के रूप में ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री में। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए एंड उनको प्रोटेक्ट करता है बायोलॉजिकल एजेंट से। कंप्यूटर साइंस इसमें इन्वॉल्व है द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेस करते हैं, मेथोडोलॉजी, algorithms and tools. In library and information science, computer are essential. तो library and information science के फील्ड में कंप्यूटर essential है, जरूरी है for handling vast amounts of data for tasks like administration and acquisition and database
सर्चिंग, यानी कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कैटलॉग बनाया जाता है कंप्यूटर पे, डेटा को हैंडल किया जाता है कंप्यूटर पे। तो यानी कि जो कंप्यूटर है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की फील्ड में इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक्स। एज अ सोशल साइंस ब्रांच, यानी कि सोशल साइंस के ब्रांच में डील्स विद प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के साथ डील करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक थियरीज आर यूज्ड इन लाइब्रेरीज टू इवैल्यूएट reference source, document costs and assess cost effectiveness. This information helps justify library services based on demand and use. तो इकोनॉमिक्स में एज अ सोशल साइंस की जैसे ये ब्रांच है, ये डील करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। इकोनॉमिक थ्योरीज यूज की जाती हैं लाइब्रेरीज में इवेल्युएट करने के लिए रेफरेंस सोर्सेज को, डॉक्यूमेंट की कॉस्ट को एंड एसेस करते हैं कॉस्ट के इफेक्टिवनेस को। दिस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है वो हेल्प करता है जस्टिफाई करने के लिए लाइब्रेरी साइंस में बेस्ड ऑन डिमांड एंड यूज। मान लीजिए कि आप लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में अगर आप बुक्स भी मंगवा रहे हैं, उन बुक्स की कॉस्ट क्या रहने वाली है ये भी आप देखेंगे, फिर उसके लिए कितने रुपए आपको किस हिसाब से क्या पे करना है वो भी देखेंगे। तो कॉस्ट वगैरह सब इसी में आ जाएगा आपके इकोनॉमिक्स में। हिंदी में देखते हैं रसायन विज्ञान पदार्थ का अध्ययन है जो पदार्थों की संरचना, गुणों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। एंटोनी लेवोजियर की आधुनिक रसायन विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। यह दस्तावेजों को जैविक एजेंटों से बचाकर संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंप्यूटर विज्ञान में गणना, डेटा प्रोसेसिंग, कार्यप्रणाली, एल्गोरिदम और टेल का अध्ययन शामिल है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रशासन, अधिग्रहण, डेटाबेस खोज जैसे कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए कंप्यूटर आवश्यक है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान शाखा के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित है। संदर्भ स्रोतों, दस्तावेज लागतों का मूल्यांकन करने और लागत प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए पुस्तकालयों में आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। यह जानकारी मांग और उपयोग के आधार पर पुस्तकालय सेवाओं को उचित ठहराने में मदद करती है। आगे देखते हैं एजुकेशन फील्ड में इसका क्या रोल है। एजुकेशन इन्वॉल्व करती है टीचिंग स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए एजुकेशन में, इम्पार्टिंग नॉलेज होनी चाहिए, जजमेंट आना चाहिए, विजडम होनी चाहिए एंड कल्चर अक्रॉस जनरेशन। सीकर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के जो सीकर्स होते हैं, सीकर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड इनिशिएशन इनटू लाइब्रेरी सिस्टम एंड टूल्स। लाइब्रेरीज आल्सो प्रोवाइड इनफॉर्मल एजुकेशन। जो लाइब्रेरीज होती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाती हैं। टीचिंग पैट्रॉन्स, हाउ टू यूटिलाइज मटेरियल, टीचिंग पैट्रॉन्स देती हैं कि किस तरीके से मटेरियल को यूटिलाइज किया जा सके। ऑफरिंग रेफरेंस सर्विसेज, रेफरेंस सर्विस को ऑफर करती हैं एंड प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड, और उन सर्विसेज को तब प्रोवाइड करते हैं जब उसकी जरूरत होती है। इन एडिशन, एजुकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंक्लूड्स प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल्स ऑन कोर्स डिजाइन, evaluate method, certification and more. Then हम आते हैं लॉ पे। लॉ क्या है? लॉ कंसिस्ट करता है रूल्स set by legislative authorities derived from court decisions and local customs. In the library environment, laws govern registration, censorship, copyright and more. Understanding and evaluating these laws is crucial in library and information science. आगे देखते हैं शिक्षा में विशिष्ट कौशल सीखना, सिखाना, पीढ़ियों तक ज्ञान, निर्णय, ज्ञान और संस्कृति प्रदान करना शामिल है। जानकारी चाहने वालों को पुस्तकालय प्रणालियों और उपकरणों में दीक्षा की आवश्यकता है। पुस्तकालय अनौपचारिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। संरक्षकों को सामग्री का उपयोग करना सिखाते हैं, संदर्भ सेवाएं प्रदान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की शिक्षा में पेशेवरों के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन, मूल्यांकन विधियों, प्रमाणन और बहुत कुछ पर कार्यक्रम शामिल है।
लॉ यानी कि कानून में विधायी अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियम शामिल होते हैं जो अदालती फैसलों और स्थानीय रीति रिवाजों से प्राप्त होते हैं। पुस्तकालय परिवेश में कानून, पंजीकरण, सेंसरशिप, कॉपीराइट और बहुत कुछ को नियंत्रित करते हैं। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में इन कानूनों को समझना और उनका मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा। इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज essential in information processing and indexing in libraries, indexing requires consideration of syntax and semantics to match text vocabulary with user search terms, adding in automatic indexing, artificial intelligence and machine translation. It plays a key role in organizing and retrieving information effectively. तो लिंग्विस्टिक में क्या है, ये एक तरीके स्टडी है ह्यूमन लैंग्वेज की जो कि जरूरी है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। इंडेक्सिंग इन लाइब्रेरीज, इंडेक्सिंग जो हम करते हैं, यानी कि मान लीजिए आप, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि जब आप बुक लेते हैं तो यहाँ पर एक इंडेक्स होता है, या जब आप एक नोटबुक खरीदते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा होता है इंडेक्स के तरीके का, जिसमें आप सारी चीजें लिखते हैं कि किस पेज नंबर पे, जैसे आपने लिखा यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर आप बताते हैं कि यहाँ पर मतलब लेसन नंबर आपका कौन सा है, उस लेसन का टॉपिक आपका कौन सा है, तो ये सब आप लिखते हैं ना। तो इस तरीके के जो इंडेक्स है वो हम इंडेक्सिंग बनाते हैं, और ये जरूरी होता है कंसीडरेशन के लिए सिंटेक्स एंड सीमेंटिक्स टू मैच टेक्स्ट वोकैबुलरी, जिससे कि हम क्या कर सकें कि जो टेक्स्ट की वोकैबुलरी उसको मैच कर सके यूजर के सर्च के साथ में। एडिंग इन ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग, और उसको ऐड कर देते हैं हम ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंड मशीन ट्रांसलेशन में, जो कि प्ले करता है की रोल, ताकि वो हम जो भी हमारी बुक्स वगैरह उनको ऑर्गेनाइज कर सकें, रिट्राइव कर सके इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली। अगला आता है हमारा लॉजिक। लॉजिक में क्या है, लॉजिक में हम स्टडी करते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में एंड द फिलोसफी इश्यूज दैट कम विद देम, फोकस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करेक्ट रीजनिंग पर। इट इज वाइडली एप्लीकेबल, और ये वाइडली एप्लीकेबल है अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज में, जिसमें इंक्लूडेड है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर टास्क लाइक डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। हिंदी में देखें तो हम भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान मानव भाषा का अध्ययन है जो पुस्तकालयों में सूचना प्रसंस्करण और अनुक्रमण में आवश्यक है। अनुक्रमण के लिए उपयोगकर्ता खोज शब्दों के साथ पाठ शब्दावली का मिलान करने के लिए वाक्य विन्यास और शब्दार्थ पर विचार करने की आवश्यकता होती है। स्वचालित अनुक्रमण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन अनुवाद में सहायता मिलती है। यह सूचना को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने और पुनः प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तर्क क्या है हमारा, औपचारिक तर्कों और उनके साथ आने वाले दार्शनिक मुद्दों का अध्ययन है जो सही तर्क के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह दस्तावेज, वर्गीकरण और निर्णय लेने जैसे कार्यों के लिए पुस्तकालय और सूचना विज्ञान सहित ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से लागू है। आगे देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज डिफाइंड बाय एएलए ग्लॉसरी। तो मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट, ये जो डेफिनेशन है इसमें एएलए यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो एज डिफाइंड बाय, तो जो मैनेजमेंट है वो डिफाइन किया है एएलए ग्लॉसरी के द्वारा। इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज, और ये इसमें इन्वॉल्व होता है कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज को टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर सके थ्रू फंक्शंस लाइक, जिसमें फंक्शंस होंगे हमारे प्लानिंग करके, डायरेक्टिंग करके। देन मैनेजमेंट साइंस एड्स इन एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग सिस्टम टू एफिशिएंटली रन अ एलआईएस सेंटर, जो कि क्या किया जाएगा, जो मैनेजमेंट साइंस है वो ऐड करेगा, एनालाइज करने के साथ साथ डिजाइन करेगा सिस्टम को एफिशिएंटली एंड रन अ एलआईएस सेंटर, और वो क्या करेगा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो सेंटर होंगे उनको रन करने में हेल्प करेगा। अगला हम आते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या है, ये इन्वॉल्व करता है द स्टडी ऑफ क्वांटिटी,
यानी कि इसमें जो हम स्टडी करते हैं उसमें हम स्टडी करेंगे मात्रा की स्टडी करेगा, क्वांटिटी, फॉर्म यानी कि प्रकार, एंड अरेंजमेंट with applications in programming, economics of information, and bibliometrics in library and information science. Mathematical principles are crucial for creating different types of library software. तो जो mathematical principles हैं वो crucial होते हैं for creating different, मतलब create करने में अलग अलग तरीके के library softwares को, packages को and analyze करते हैं data within the field. हिंदी में देखते हैं हम इसको प्रबंधन. प्रबंधन कैसा है, जैसा कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA शब्दावली द्वारा परिभाषित किया गया है, योजना और निर्देशन जैसे कार्यों के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का समन्वय करना शामिल है. प्रबंधन विज्ञान LIS केंद्र को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए प्रणालियों का विश्लेषण और डिजाइन करने में सहायता करता है. गणित में प्रोग्रामिंग, सूचना के अर्थशास्त्र और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में ग्रंथ सूची में अनुप्रयोगों के साथ मात्रा, रूप और व्यवस्था का अध्ययन शामिल है. विभिन्न प्रकार के लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज बनाने और क्षेत्र के भीतर डेटा का विश्लेषण करने के लिए गणितीय सिद्धांत महत्वपूर्ण है. अगला हम देखते हैं सर फिलॉसफी. फिलॉसफी हमारा होता है हिंदी में हम इसको बोलते हैं दर्शन. तो फिलॉसफी जो शब्द है डराइव हुआ है ग्रीक वर्ड फिलॉस से, जिसका मतलब होता है लव. सोफिया यानी कि विजडम. इन्वॉल्व करता है स्टडी एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स लाइक माइंड. तो इसमें स्टडी करते हैं एब्स्ट्रैक्ट फीचर यानी किस चीज का साथ, मान लो आप, जैसे कि माइंड हो गया, मैटर हो गया, रीजन हो गया एंड ट्रूथ हो गया. ये जनरेट करता है, डेवलप करता है इंफॉर्मेशन को, यानी कि जनरेट करता है ये जनरेट एंड डेवलप इंफॉर्मेशन. अगला आता है हमारा फिजिक्स. फिजिक्स लिया गया है ग्रीक वर्ड फुसिकोस से, जिसका मतलब होता है नेचुरल, एंड फुसिस यानी कि नेचर. ये एक्सप्लोर करता है बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि एक्सप्लोर करने का काम करता है कि किस तरीके का बिहेवियर या प्रॉपर्टी है किसी मैटर की. फ्रॉम सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स, यानी कि सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स टू द एंटायर यूनिवर्स, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जो सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं उसके बारे में. फिजिक्स हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ वेरियस मशीन्स. तो जो फिजिक्स है वो लेड करती है क्रिएशन ऑफ वेरियस अलग अलग तरीके की मशीन्स को, यूज इन लाइब्रेरी, जो कि लाइब्रेरी में इनका इस्तेमाल किया जाता है, सच एज रिप्रोग्राफिक एंड ऑटोमेटिक बाइंडिंग मशीन्स. नेक्स्ट हम आते हैं सोशियोलॉजी पे. इट इज द स्टडी ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज. ये डील करता है सोशल रूल्स एंड प्रोसेस पे. इन इंफॉर्मेशन साइंस में सोशियोलॉजी एग्जामिन्स द लीगल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ट्रांसफर एंड यूज. तो सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, सोशल लाइफ जो हमारा ह्यूमन है, मानव है या ग्रुप है, मतलब जिसमें ग्रुप या सोसाइटी में वो रहता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं. ये डील करता है सोशल रूल्स के बारे में एंड प्रोसेस के बारे में, यानी कि हमारे समाज में किस तरीके के रूल्स हैं, किस तरह का प्रोसेस है किस चीज को करने का, उसके बारे में स्टडी करते हैं. इन इंफॉर्मेशन साइंस सोशियोलॉजी एग्जामिन्स द लीगल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ट्रांसफर एंड यूज. आगे देखते हैं हम हिंदी में दर्शन. दर्शन क्या है, ग्रीक शब्द फिलोस से लिया गया, इसका अर्थ है प्रेम, और सोफिया जिसका अर्थ है ज्ञान से लिया गया है, जिसमें मन, पदार्थ, कारण और सत्य जैसी अमूर्त विशेषताओं का अध्ययन शामिल है. यह जानकारी उत्पन्न और विकसित करता है. भौतिकी ग्रीक फसिको प्राकृतिक और फुसिस प्रकृति से उप परमाणु कणों से लेकर पूरे ब्रह्मांड तर्क पदार्थ के व्यवहार और गुणों का पता लगाती है. भौतिकी ने पुस्तकालयों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न मशीनों के निर्माण का नेतृत्व किया है, जैसे कि रिप्रोग्राफिक और स्वचालित बाइंडिंग मशीनें. अगला है हमारा समाजशास्त्र. यह मनुष्यों, समूहों और समाजों के सामाजिक जीवन का अध्ययन है. यह सामाजिक नियमों और प्रक्रियाओं से संबंधित है. सूचना विज्ञान में समाजशास्त्र सूचना प्रसंस्करण, हस्तांतरण और उपयोग के कानून और सामाजिक पहलुओं की जांच करता है. आगे हम इसमें देखते हैं स्टैटिस्टिक्स.
स्टैटिक्स में इन्वॉल्व करता है कलेक्टिंग, किस चीज को इकट्ठा करना, उसको क्लासिफाई करना, फिर एनालाइज करना न्यूमेरिकल डेटा में। ये हेल्प करता है इम्प्रूव इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने में इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस असेस करता है यूजर की नीड को, मेजर करता है प्रोडक्टिविटी को एंड जस्टिफाई करता है रेफरेंस सर्विस को। अगला है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को एंड मेंटल प्रोसेस को। ये एम करता है it aims to describe, understand, predict and modify behavior, helping information professionals understanding users and analyze their problems. हिंदी में देखते हैं हम इसे। सांख्यिकी में संख्यात्मक डेटा एकत्र करना, वर्गीकृत करना और उसका विश्लेषण करना शामिल है। यह सूचना सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। सांख्यिकीय विश्लेषण उपयोगकर्ताओं की जरूरतों का आकलन करता है। उत्पादकता को मापता है और संदर्भ सेवाओं को उचित ठहराता है। मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य व्यवहार का वर्णन करना है, समझना, भविष्यवाणी करना और संशोधित करना है। सूचना पेशेवरों को उपयोगकर्ताओं को समझने और उनकी समस्याओं को विश्लेषण करने में मदद करता है। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में। इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी कि सूचना समाज। इंफॉर्मेशन सोसाइटी रेफर करती है टू द न्यू सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है वो रेफर करती है हमारी नए तरीके के सोशल एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि क्रिएट किया जाता है, क्रिएटेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ये क्रिएट किया जाता है डेवलपमेंट के इम्पैक्ट के साथ में ऑफ द मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान समय में यूजफुलनेस एंड पावर ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग, यानी कि जो प्रेजेंट समय में जो उसकी जरूरत है और उसकी जो पावर है इंफॉर्मेशन की वो बढ़ती जा रही है। बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर बीइंग डन ओनली थ्रू इंफॉर्मेशन, यानी क्योंकि मानव के द्वारा समाज के द्वारा जिस भी तरीके की कोई एक्टिविटी की जा रही है उसके लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत है। दैट इज व्हाई टुडेज सोसाइटी इज बीइंग कॉल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसी के लिए आज के समाज को हम सूचना समाज कहते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम पहले की बात करें तो जब मानव के पास में बहुत ज्यादा सोर्सेस नहीं थे तो उनके पास में इंफॉर्मेशन के साधन भी कम थे, उनके पास में सूचना या इंफॉर्मेशन भी कम होता था। लेकिन अब हमें हर एक चीज की नॉलेज है। जैसे कि मान लीजिए जब आप एक छोटे से बच्चे का एडमिशन भी कराने जाते हैं तो आपको पता है कि अब आईसीटी टूल्स के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम जब भी स्कूल में जाते हैं, लोकल स्कूल में आसपास के, तो हम वहां भी चेक करते हैं कि उस तरीके की सुविधा या रिसोर्सेस वगैरह अवेलेबल है या नहीं, ये भी हम चेक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में करवाते हैं। इसी के हिसाब से आप देखिए कि जब फूड के लिए जाते हैं, यानी कि जब आप फूड परचेज करने जाते हैं या फ्रूट्स लेने जाते हैं, वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, तो वहां पे भी आप देखते हैं किस तरीके की वेजिटेबल है, उसका कॉस्ट क्या है, कितने रुपए की आ रही है, कैसी आ रही है, कहाँ से लाई गई है, फ्रेश है या नहीं है। तो ये सब भी क्या है, इंफॉर्मेशन का ही पार्ट है। तो इसलिए आज के समाज को हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं। अगला देखते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव का विकास। ये एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी है जो डिपेंड करती है ओनली ऑन दी वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये डिपेंड करती है एक वास्ट अमाउंट यानी कि बड़े अमाउंट के इंफॉर्मेशन में। इन सच अ सोसाइटी द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वर्क एंड रेस्ट ऑफ मैन। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्क, यानी कि जो स्टैंडर्ड है लिविंग रहने का, वर्क करने का, एंड रेस्ट ऑफ मैन, एजुकेशन सिस्टम्स, मार्केटिंग ईटीसी, ये सारी चीजें हम आज की सोसाइटी में देख सकते हैं। आर ऑल अफेक्टेड, और ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं बाय द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो मतलब जगह लेता जा रहा है। और इसी के साथ में इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, इंफॉर्मेशन मतलब हर एक जगह पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसी तरीके से जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है तो फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन भी बढ़ती जा रही है। हिंदी में देखते हैं हम इसको। सूचना सोसाइटी, सूचना समाज जन संचार माध्यम के विकास के प्रभाव से निर्मित
नए सामाजिक वातावरण को संदर्भित करता है। वर्तमान समय में सूचना की उपयोगिता एवं शक्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि मनुष्य के सभी कार्य सूचना के माध्यम से ही हो रहे हैं, इसलिए आज के समाज को सूचना समाज कहा जाने लगा है। मानव विकास एक सूचना समाज है जो सूचना की विशाल मात्रा पर ही निर्भर करता है। जैसे समाज में मनुष्यों का जीवन स्तर, काम और आराम, शिक्षा प्रणाली, विपणन आदि सभी सूचना के क्षेत्र में हो रहे विकास और विकास से प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं हम। इन टुडेज सोसाइटी, in today's era, knowledge and information have been considered as a strong means of all round progress. तो आज के एरा में हम देखते हैं जो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है वो कंसीडर किया जा रहा है एज द स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग मीन्स की तरह ऑफ ऑल राउंड प्रोग्रेस, यानी कि हर तरफ जो प्रोग्रेस हो रही है उसके लिए हम क्या मानते हैं कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हैव बीन टर्म्ड एज फोर्सेस which leads to the prosperity and development in the growth of any country. Information and knowledge जो है वो क्या कर रहा है, एक फोर्स की तरह यूज कर रहा है जो कि लीड कर रहा है हमारे समाज में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करता है हमारी कंट्री के लिए। Therefore, information and knowledge act as a very important material in the development. इसी तरीके से जो नॉलेज है वो एक्ट कर रहा है इम्पोर्टेंट मटेरियल के रूप में डेवलपमेंट, सक्सेस एंड ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंफॉर्मेशन सोसाइटी डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है वो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी in which the driving force will be production of information, values and not material values. यानी कि जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी वो डिस्क्राइब करती है कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जिसमें कि जो फोर्स है वो ड्राइव कर रहा है विल बी प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन की वैल्यू बढ़ रही है, ना कि मटेरियल की वैल्यू इतनी बढ़ती है। इट विल be a society that brings about a flourishing state of human intellectual creativity, जिसमें जो क्या होता है कि जो सोसाइटी है जो क्या ला रही है, फ्लरिश कर रही है स्टेट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी को। आज के युग में ज्ञान एवं सूचना को सर्वांगीण प्रकृति का सशक्त माध्यम माना गया है। सूचना और ज्ञान को एक ऐसी शक्ति कहा गया है जो कि किसी देश की उन्नति में समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए सूचना और ज्ञान मनुष्य के विकास, सफलता और सर्वांगीण प्रगति में अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में कार्य करते हैं। सूचना समाज एक ऐसे समाज की विशेषता और संरचना का वर्णन करता है जिसमें प्रेरक शक्ति सूचना मूल्यों और उत्पादन में होगी, न कि भौतिक मूल्यों का। यह एक ऐसा समाज होगा जो मानव भौतिक रचनात्मकता की समृद्ध स्थिति लाएगा। आगे देखते हैं डिफरेंट थियोरीज ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो काफी सारी थियोरीज दी गई है इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे, तो हम देखते हैं। पहली थियोरी जो है वो डैनियल बेल ने दी है। इन्होंने बताया कि अ सोसाइटी दैट ऑर्गेनाइज इटसेल्फ अराउंड नॉलेज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जो ऑर्गेनाइज करती है अपने आप को नॉलेज के अराउंड इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि उसमें जो कंट्रोल होता है वो सोसाइटी का होता है, सोशल कंट्रोल होता है, एंड द मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज, और मैनेजमेंट और नए इनोवेशन होते हैं एंड बदलाव आता है, जो चेंज आता है। ये डेफिनेशन दी है डैनियल बेल ने। उसके बाद में अ न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी वेयर द पोसेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पे इंफॉर्मेशन का पोसेशन हो एंड नॉट मटेरियल वेल्थ, यानी कि जो जहां पे इंफॉर्मेशन पे फोकस किया जाए ना कि मटेरियल वेल्थ पे, इज द ड्राइविंग फोर्स, और एक ड्राइविंग फोर्स होगा बिहाइंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये उसके फोर्स में आएगा, एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट होगा, एंड वेयर ह्यूमन इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी फ्लरिश, यानी कि जहां पे जो मानव का जो इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी होगी वो भी वहां पे फ्लरिश होगी या बढ़ेगी। ये दिया था योनेजी मसूदा ने। आगे देखते हैं
एक ऐसा समाज जो सामाजिक नियंत्रण और नवाचार एवं परिवर्तन के प्रबंधन के हित में ज्ञान के इर्द गिर्द खुद को संगठित करता है, ये दिया है डैनियल बेल ने। अगली जो परिभाषा है, एक नए प्रकार का समाज जहां जानकारी और भौतिक धन नहीं का कब्जा इसके परिवर्तन और विकास के पीछे प्रेरक शक्ति है, और जहां मानव बौद्धिक रचनात्मकता पनपती है, ये दिया है योंजी मसूदा ने। अगला है द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज एन इकोनॉमिक रियलिटी। जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है वो एक इकोनॉमिक रियलिटी है, एंड नॉट सिंपली अ मेंटल एब्स्ट्रैक्शन, ना कि सिर्फ मेंटल एब्स्ट्रैक्शन है। द स्लो स्प्रेड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड new activities, operations and products gradually come to light, ये दिया है जॉन नाइस्बिट ने। अगला है अ सोसाइटी वेयर इंफॉर्मेशन इज यूज्ड एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। अगली दिया है कि जो सोसाइटी है जहां पे इंफॉर्मेशन यूज की जाती है इकोनॉमिक रिसोर्स के तरह। द कम्युनिटी हार्नेस और एक्सप्लॉइट्स, जहां पे जो सोसाइटी है वो क्या हो रही है, एक्सप्लॉइट हो रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, एंड बिहाइंड इट ऑल एन इंडस्ट्री डेवलप्स which produce and necessary information, ये दिया है निक मोर ने। अ सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द फ्री क्रिएशन, मतलब एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर जो कि बेस्ड है फ्री क्रिएशन पर, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है अलग अलग फील्ड्स पे लाइफ की, ये दिया है हंगेरियन नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ इंफॉर्मेटिक्स 1955 में। हिंदी में देखते हैं, सूचना समाज एक आर्थिक वास्तविकता है, न कि केवल एक मानसिक अमूर्तता। सूचना का धीमा प्रसार या प्रसार समाप्त हो जाता है, नई गतिविधियां, संचालन और उत्पादन धीरे धीरे प्रकाश में आते हैं, ये दिया है जॉन नाइस्बिट ने। एक ऐसा समाज जहां सूचना को एक आर्थिक संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है, समुदाय इसका दोहन करता है और इसके पीछे एक उद्योग विकसित होता है जो आवश्यक जानकारी का उत्पादन करता है, ये दिया है निक मूर ने। अगला है सूचना और ज्ञान के मुक्त निर्माण, वितरण, पहुंच और उपयोग पर आधारित एक सामाजिक संरचना, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का वैश्वीकरण। हंगेरियन सूचना विज्ञान राष्ट्रीय रणनीति 1995 ने इस परिभाषा को दिया है। अगला हम देखते हैं, इसको मैंने एक बुक से लिया है, तो हम इसको ऐसे ही देखेंगे, जिसमें द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स दे रखे हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी के, और ये दिया है स्कीमेंट एंड कर्टिस ने। तो इसमें हम पहली चीज देखते हैं जो हमारा है इंफॉर्मेशन कमोडिटीज। इसमें इन्होंने बताया है कंटेंट, पहली चीज है हमारी कैटेगरी के, इसको हम कैटेगरी में पढ़ेंगे, और अगला है इसका कंटेंट बिहाइंड दी कैटेगरी, कैटेगरी के पीछे कौन सा कंटेंट है, यानी कि इंफॉर्मेशन कमोडिटीज। इसमें इन्होंने मार्केट की बात की है, एंड कमर्शियल प्रोसेस रिलेट करते हैं इसके प्रोडक्शन से। अगला इन्होंने बोला इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, इसमें इन्होंने बताया जो इंडस्ट्री है वो बिल्ड होती है ऑन दी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो जो इंडस्ट्री है वो बिल्ड होती है एक लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज एन इंक्रीजिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिव अरेना where information exports is the measure of economic fitness। अगला देखते हैं इंफॉर्मेशन वर्क। इंफॉर्मेशन वर्क क्या है, इसमें इन्होंने बताया जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट होता है इंडिकेट करता है ग्रेजुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर एम्प्लॉयर्स एंड प्रोफेशंस, डील करता है इंफॉर्मेशन के साथ में ड्यू टू द नेचर ऑफ द वर्क इन्वॉल्व। अगला है इंटरकनेक्टेडनेस, यहाँ पे इन्होंने बताया जो इंक्रीज करता है सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, labor distribution are realized through increasingly indispensable technological support system, जबकि जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करती है इमरजेंस ऑफ सेकेंडरी नेटवर्क्स को इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल या फिर प्राइमरी वंस। अगला है पैरेलल यूज ऑफ सेवरल मीडिया, इसमें इन्होंने बात की है
द कोहेसिव पावर ऑफ कम्युनिटीज ऑफ इंक्रीजिंग साइज, यानी कि जो पावर है कम्युनिटी की वो इंक्रीज होती जा रही है साइज में, इंडिपेंडेंट होती जा रही है of the debates surrounding the dysfunctions of the new media. आगे हम देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल प्रोग्रेस। इसमें देखते हैं स्ट्रेंथनिंग जो है न्यू कम्युनिटी की, फॉर्मूलाज वर्सेस ट्रेडिशनल इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल एलिट्स। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने 6 कंपोनेंट दिए हैं, जिसमें से कि जो ये वाला पार्ट है ना, कंटेंट किस उस पर बेस्ड है, ये थोड़े बहुत ही आएंगे, ये आप समझ जाएंगे उससे ही। इसमें से कुछ कुछ पूछा जाता है कि आप 6 कैरेक्टरिस्टिक बताइए जो इन्होंने स्केमेंट एंड कर्टिस ने दिए हैं। तो आप बता सकते हैं पहला क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिटीज है, फिर है इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, फिर इंफॉर्मेशन वर्क, देन इंटरकनेक्टेडनेस, पैरेलल यूज ऑफ सर्वर मीडिया, फिर है इंटरेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल प्रोग्रेस के बारे में। ये डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू डैनियल बेल, यानी कि डायमेंशन जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी के, ये दिए हैं डैनियल बेल के अकॉर्डिंग। और ये मैंने लिया है इग्नू की बुक, जो कि ईपीजी पाठशाला पे आपको इजीली मिल जाएगा। सॉरी, ईपीजी पाठशाला पे आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें समझने वाली हैं इसमें, जैसे कि सोसाइटी के पैरामीटर पहले इन्होंने बताया है, जो आपके सोसाइटी के पैरामीटर्स हैं, उसके बाद में प्री इंडस्ट्रियल, देन इंडस्ट्रियल एंड देन उसके बाद आता है पोस्ट इंडस्ट्रियल। तो सोसाइटी पैरामीटर में इन्होंने बताया मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन फैब्रिकेशन एंड देन प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग। तो उसके बाद इन्होंने बताया इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर में हम प्राइमरी देखते हैं, एग्रीकल्चर देखते हैं, माइनिंग, फिशिंग, टिम्बर, ऑयल एंड गैस को देखेंगे, जो हमारा प्राइमरी यानी कि प्री इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्री के आने से पहले का जो सीन था हम उसको देख रहे हैं यहाँ पे। फिर जब इंडस्ट्री आ गई तो सेकेंडरी होगी चीजें, जिसमें कि प्रोडक्शन करने लगे हम, गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने लग गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आ गई। इसमें हम देखेंगे टर्टरी में इसमें सर्विसेज आने लग गई, जिसमें टर्टरी में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, यूटिलिटी सर्विस हो गई, क्वार्टनरी ट्रेड, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट में हम पढ़ते हैं रियल एस्टेट, ये सब हम पढ़ते हैं किसमें, टर्टरी क्वार्टनरी में। फिर हम देखेंगे क्वेनरी, जिसमें हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया, रिसर्च, गवर्नमेंट, रिक्रिएशन, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। उसके बाद अगला पैरामीटर हम देखते हैं द प्रिंसिपल रिसोर्सेज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमी, यानी कि जो प्रिंसिपल रिसोर्स है ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी के लिए। इसमें हम देखते हैं नेचुरल पावर, विंड, वाटर, ड्राफ्ट, एनिमल, ह्यूमन एंड पावर। ये तो हम देखते हैं प्री इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्री के आने से पहले। इंडस्ट्रियल में हम देखते हैं कि किस तरीके से एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, गैस, कोल, न्यूक्लियर पावर, इन सबको कैसे हम जनरेट कर रहे हैं। इसी के बाद में पोस्ट इंडस्ट्रियल में क्या देखते हैं हम, इसको हम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बिहाफ पे देखते हैं, कंप्यूटर आ गया एंड डेटा है, ट्रांसमिशन सिस्टम आ गया हमारे पास में, इसको देखते हैं। फिर हमारा स्ट्रेटेजिक रिसोर्स पे हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम सबसे पहले प्री इंडस्ट्रियल में रॉ मटेरियल आता है हमारे पास में, इंडस्ट्रियल में हम पढ़ते हैं मनी के बारे में, और इसके बाद पोस्ट में पढ़ते हैं हम ह्यूमन नॉलेज, किस तरीके से मानव को ज्ञान आया। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, जो हमारा पैरामीटर टेक्नोलॉजी पे है, जिसमें हम देखते हैं क्राफ्ट को। फिर हम देखते हैं इसमें इंडस्ट्रियल में इसको मशीन टूल के रूप में, और पोस्ट इंडस्ट्रियल में हमारे पास आता है आईसीटी के रूप में। वर्कफोर्स में क्या होता है, जैसे आर्टिसंस हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, फार्मर्स हो गए। इसके बाद जब इंडस्ट्रियल आया तो उसमें हम देखते हैं इंजीनियर्स, स्किल्ड वर्कर्स,
टेक्नीशियंस। इसी के बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल में हम देखते हैं साइंटिस्ट, नॉलेज वर्कर्स, दोज जनरेटिंग न्यू नॉलेज, यानी कि उनको देखते हैं जो भी नए नॉलेज को जनरेट करते हैं। अगला देखते हैं मेथोडोलॉजी में। इसमें प्री इंडस्ट्रियल में देखते हैं हम कॉमन सेंस हो गया, हमारा ट्रायल एंड एरर एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद में इंडस्ट्रियल में हम देखते हैं एम्पिरिसिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन। अगला हम देखते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल में मॉडलिंग, सिमुलेशंस, डिसीजन थियरी, सिस्टम एनालिसिस। फिर टाइम पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं ओरिएंटेशन टू द पास्ट। इंडस्ट्रियल में देखते हैं अडेप्टेबिलिटी, किस तरीके से उसको अडेप्ट किया है। और पोस्ट में देखते हैं हम पोस्ट इंडस्ट्रियल में फ्यूचर ओरिएंटेशन कैसे उसका करेंगे, फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग कैसे होगा। देन एक्सियल प्रिंसिपल में देखते हैं हम कंजर्विंग एंड मेंटेनिंग दी ट्रेडिशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखेंगे, फिर देखेंगे हम कोडिफिकेशन। चलिए अब हम बात करते हैं नॉलेज सोसाइटी की। तो नॉलेज सोसाइटी है क्या? तो ये जो टर्म है नॉलेज सोसाइटी, डिस्क्राइब करता है सोसाइटी वेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सरप्रासिंग लैंड, लेबर एंड कैपिटल। जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, ये टर्म डिस्क्राइब करती है कि इंफॉर्मेशन नॉलेज की फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, सरप्रासिंग लैंड यानी कि श्रम भूमि के, और लेबर एंड हमारा कैपिटल यानी कि हमारे पूंजी के। इट हैज वेरियस मीनिंग्स, तो इनके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो सोसाइटी में जो बदलाव आता है टुवर्ड्स अ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर अ नॉर्मेटिव विजन फॉर नेशंस और कंपनीज एंड अ मेटाफॉर फॉर एग्जामिनिंग डिफरेंट टॉपिक्स। तो होता क्या, जैसे भी हमने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में ऊपर पढ़ा था, तो इसमें क्या होता है, जब से पहले जब प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, देन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड देन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसको हम मान सकते हैं ये प्राइमरी, देन सेकेंडरी और फिर लास्ट में टर्टरी। तो इसी तरीके से जो सोसाइटी है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है, प्री इंडस्ट्रियल, देन इंडस्ट्रियल एंड देन पोस्ट इंडस्ट्रियल में। इन अ नॉलेज सोसाइटी में जो ह्यूमन कैपिटल है वो हाईली वैल्यूड होता है, यानी कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एंड इनोवेशन इज ड्राइवन बाय मॉडर्न आईसीटी, और जो इनोवेशन होते हैं वो ड्राइव किए जाते हैं मॉडर्न आईसीटी कनेक्शंस के थ्रू टू दी डीमटेरियलाइज्ड इकोनॉमी में। एक्सेस टू रेलिवेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, और जो लोग हैं, यूजर हैं, वो एक्सेस कर पाते हैं रेलिवेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन को, इस क्रूशियल, और ये जो क्रूशियल है, क्रूशियल फॉर दिस टाइप ऑफ सोसाइटी। और इस तरीके की सोसाइटी के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर नॉलेज असेस्ड आर द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ, यानी कि जो नॉलेज का असेस्ट होता है वही क्या होता है, मेन सोर्स होता है हमारे वेल्थ का। हिंदी में देखते हैं हम इसको ज्ञान समाज। ज्ञान समाज शब्द एक ऐसे समाज का वर्णन करता है जहां सूचना और ज्ञान भूमि, श्रम और पूंजी से आगे निकलकर उत्पादन के प्रमुख कारक है। इसके विभिन्न अर्थ हैं, जिनमें उत्तर औद्योगिक समाज के प्रति सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रों या कंपनियों के लिए एक मानक दृष्टिकोण और विभिन्न विषयों की जांच के लिए एक रूपक शामिल है। एक ज्ञान समाज में मानव पूंजी को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और नवाचार आधुनिक आईसीटी कनेक्शन द्वारा अभौतिकीकृत अर्थव्यवस्था से प्रेरित होता है। इस प्रकार के समाज के लिए प्रासंगिक और उपयोगी जानकारी तक पहुंच महत्वपूर्ण है, जहां ज्ञान संपत्ति धन का मुख्य स्रोत है। आगे देखते हैं कि जो नॉलेज सोसाइटी कॉन्सेप्ट है वो कहां से आता है। इन अ नॉलेज सोसाइटी द traditional measures of competitiveness such as labor cost, resource and infrastructure are replaced by new indicators such as patents, research and development, availability of knowledge workers। तो पहले क्या होता था, नॉलेज सोसाइटी जो टर्म आया है, ट्रेडिशनली मेजर यानी कि मापता था कि कितना ज्यादा कंपटीशन है लेबर कॉस्ट में, रिसोर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसको रिप्लेस कर दिया है नए इंडिकेटर्स के साथ में, जिसमें हमारे पेटेंट्स आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती है, अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज वर्कर्स, ये सब शामिल है। अल्टरनेटिवली नॉलेज एग्जिस्ट करती है इन द माइंड्स ऑफ पीपल एंड व्हेन द नॉलेज इज कंबाइंड विद कैपिटल। तो अब क्या होता है, जैसे कि जो नॉलेज है वो ह्यूमन के माइंड में एग्जिस्ट करती है,
जब नॉलेज कंबाइन की जाती है कैपिटल के साथ, लेबर के साथ, एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड अदर इनपुट्स के साथ में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, इट बिकम अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी। हम क्या करते हैं, जब जो नॉलेज है ह्यूमन की, जब उसको हम कंबाइन कर देते हैं कैपिटल के साथ में, लेबर के साथ में, और जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ में, एंड अदर इनपुट्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये क्या बन जाता है, ये फैक्टर बन जाता है किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। नॉलेज सोसाइटी प्रमोट ह्यूमन राइट्स, तो नॉलेज सोसाइटी क्या करती है, प्रमोट करती है ह्यूमन राइट्स को, एंड ऑफर करती है इक्वल, इंक्लूसिव एंड यूनिवर्सल एक्सेस को टू नॉलेज क्रिएशन, यानी कि नॉलेज क्रिएशन के लिए नॉलेज सोसाइटी प्रमोट करती है मानव के अधिकार को, एंड ऑफर इक्वली इंक्लूसिव एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल नॉलेज क्रिएशन। द यूनेस्को वर्ल्ड रिपोर्ट एस्टैब्लिश, जो यूनेस्को की वर्ल्ड रिपोर्ट है वो एस्टैब्लिश करती है 4 प्रिंसिपल्स को, जो कि एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इक्विटेबल नॉलेज सोसाइटी। तो इक्विटेबल नॉलेज सोसाइटी के लिए यूनेस्को की जो रिपोर्ट है वो एस्टैब्लिश की गई, जिसमें 4 प्रिंसिपल हैं जो कि जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। ये हमारे हैं, कल्चर में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन में, यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का पब्लिक डोमेन में, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि उसको एक्सप्रेस करने की हमारे पास फ्रीडम भी होनी चाहिए। तो इसको हम हिंदी में देखते हैं, जो नॉलेज सोसाइटी में प्रतिस्पर्धात्मक के पारंपरिक उपायों जैसे कि श्रम लागत, संसाधन और बुनियादी ढांचे का पेटेंट, अनुसंधान और विकास, ज्ञान, श्रमिकों की उपलब्धता जैसे नए संकेतकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। वैकल्पिक रूप से ज्ञान लोगों के दिमाग में मौजूद होता है, और जब ज्ञान को पूंजी, श्रम, मौजूदा ज्ञान और अन्य इनपुट के साथ जोड़ा जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो ये उत्पादकता का कारक बन जाता है। एक ज्ञान समाज मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है और सभी ज्ञान सृजन के लिए समान, समावेशी और सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करता है। यूनेस्को विश्व रिपोर्ट के ने 4 सिद्धांत स्थापित किए हैं जो एक समतापूर्ण ज्ञान समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी हिंदी हम देखते हैं कि 4 सिद्धांत हैं कौन से। तो इसमें आता है सांस्कृतिक विविधता, शिक्षा तक समान पहुंच, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच सार्वजनिक डोमेन में, और अभिव्यक्ति की आजादी। थैंक यू वेरी मच। ये आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, और इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। डेफिनेशन एंड थ्योरीज पे कुछ क्वेश्चन इसके आते हैं इंफॉर्मेशन साइंस में, और थोड़ा बहुत कभी पूछ लेता है, पर आप जब क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे, या फिर जब हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें हम क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग वगैरह पढ़ेंगे, उसमें जो ये आपके रोल इंफॉर्मेशन साइंस, रोल विद अदर सब्जेक्ट्स, तो इसमें से फिर क्वेश्चन आपके कुछ बनते हैं, बट ये अकेले किसी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। इसमें आप याद करने लायक जो आपके लिए चीजें मैं वो बता दे रही हूँ, जैसे कि ये डैनियल बेल का हो गया, सोसाइटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से डायमेंशन होते हैं इंफॉर्मेशन के, ये आप समझ लीजिए, इनको याद कर लीजिए। नॉलेज सोसाइटी क्या है इसको, और ये टर्म कहाँ से ली गई है, क्या चेंजेस आ गए हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, जो कि